नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे टारगेट विद पीएस परिहार चैनल पर। मैं अभिषेक तिवारी। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस। और ज्योग्राफी का जो हमारा आज का टॉपिक होगा, जो कम से कम नहीं तो 4 से 5 दिन चलने वाला टॉपिक है, वह है वायुमंडल की संरचना और संगठन। ठीक है, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे कि वायुमंडल की संरचना और संगठन से कैसे पढ़ना है, और कोशिश ये होगी हमारी कि हम उसको कितना बेहतर, कितना एक्सप्लेन और कितना ओपन करके समझते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में आप लोगों को कहीं से कोई समस्याएं ना आने पाए। चाहे आपको मेंस लिखना हो और चाहे पीटी देना हो, दोनों को ऐसे कंपाइल करेंगे जैसे कि आप लोग पीटी और मेंस दोनों को आसानी से निकालते हुए चले। तो आइए चलते हैं हम लोग वायुमंडल मंडल का संगठन एवं संरचना ठीक है, संरचना। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट जो करने वाले हैं वो वायुमंडल का संगठन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले चीजों को यह समझते हैं कि वायुमंडल का संगठन मतलब वायुमंडल है क्या, पृथ्वी का जो वायुमंडल निर्मित होता है उसे हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसको समझें कि यह पृथ्वी है, हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ हुई आपकी, और ये इसके चारों तरफ जो एक गैसीय आवरण है, क्या है, ये गैसीय आवरण है। ठीक, गैसीय आवरण है। इसे हम क्या कहते हैं, इस गैसीय आवरण को ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब ये समझिए इसमें कि वायुमंडल में ये गैसीय आवरण है, अर्थात अगर हम इस फिगर को देखें तो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण फैला हुआ है, हम उसे क्या कहेंगे, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, गैसीय आवरण जो, इस पे आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा मेरे साथ ही, पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण फैला हुआ है, जो गैसीय आवरण फैला हुआ है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब यहां पर समझने वाली बातें ये हैं, अब हमने कह दिया पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण फैला हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पहली चीज तो वायुमंडल क्लियर हो गई कि जो पृथ्वी के चारों तरफ होगा वही वायुमंडल क्रिएट होगा। अब गैसीय आवरण की बात कही है तो हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि आखिर ये आवरण, ये जो गैसीय आवरण है, ये पृथ्वी से क्यों जुड़ा हुआ है। प्रश्न आपके दिमाग में जो आएगा, ये गैसीय आवरण पृथ्वी से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी से कैसे जुड़ा हुआ है, आपके दिमाग में आएगा, जुड़ा हुआ है। अब यहीं पर बात आती है कि कैसे जुड़ा हुआ। ये आप लोग सोचिए कि आखिर पृथ्वी का जो ये वायुमंडलीय क्षेत्र है पृथ्वी से जुड़ा क्यों है। ठीक, इसका कुछ तो रीजन होगा पृथ्वी के आपके ये भूपर्पटी का। अगर इसी चीज को हम लोग एक मैप के थ्रू समझें कि ओपन करें यदि, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी अर्थ हो जाएगी। ठीक है, अर्थ। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम, तो वहां देखें तो ये आवरण आपका क्रिएट है। ठीक है, इस तरह से करके आवरण आपका बना हुआ है। ठीक, ये आपके पेड़ पौधे हो जाएंगे यहां पर।
यदि इन्हें देखें तो ऐसी हमारी ये भूपर पट्टी वाला पूरा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, ये अर्थ हो गई, ये पूरा का पूरा भूपर पट्टी हो गया। ये क्या हो गया? भूपर इसे हमने कह दिया भूपर पट्टी। ठीक है, अब भूपर पट्टी से ये क्या हो गया आपका? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? गैसीय आवरण। अब गैसीय आवरण से कैसे ये आवरण पृथ्वी से सटा हुआ है, अर्थात ये पृथ्वी की तरफ क्यों चिपका हुआ है, ये पृथ्वी से क्यों जुड़ा हुआ है? क्यों जुड़ा हुआ है? अब रीजन ये आएगा क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता चल गया ये तो आपकी भूपर पट्टी हो गई, ये पूरी अर्थ हो गई, ये पूरा एरिया है, ये क्या हो गया? आपका अर्थ हो गया, गैसीय आवरण हो गया। अब इसके जुड़ने का क्या मतलब है कि यह क्यों जुड़ा हुआ है? यदि हम कहें, यहीं पर बात क्या करते हैं हम लोग, जब हम इस चीज को समझते हैं कि पृथ्वी का अपना एक क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। अब यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग डालना चाहें, पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण है। क्या है? पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, फिजिक्स में आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी ज्योग्राफी आप ये समझ लीजिए कि पूरी ज्योग्राफी जो है आपकी वो साइंस से रिलेट करती है। तो चीजों को हम यहां से समझेंगे कि पृथ्वी का एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, जिसके कारण जब ये गुरुत्वाकर्षण बल इन पर काम करता है तो इसको ये क्या करती है? पृथ्वी इस पूरे वायुमंडल को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है, अपने से बांधे रखती है। ठीक है, तो ये पृथ्वी जो है इस पूरे वायुमंडल को, ठीक है, ये जो पूरा वायुमंडल है क्या करती है? अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको अपने से बांधे रखती है। ठीक है, पृथ्वी अपने से इसे बांधे रखती है। ठीक, मैं आप लोगों को एकदम जीरो से लेके चल रहा हूं, तो उस चीज को याद रखिएगा, बांधे रखती है। ठीक है, तो इसमें जो भी क्लास होने के बाद आपको यदि डाउट होता है तो आप लोग डाउट को कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। ठीक है, बांधे रखती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जब हम संगठन की बात करते हैं कि वायुमंडल का संगठन, तो वायुमंडल के जब हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन में आपको पता होना चाहिए कि आपके संगठन में क्या क्या चीजें होती हैं। वायुमंडल के संगठन में, किसके? वायुमंडल के संगठन की बात करते हैं, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से प्रश्न आपके आते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है? यहां पर गैस हो जाएगी संगठन में, गैस, फिर उसके बाद आपका जल वाष्प आ जाएगा। ठीक, जल वाष्प आ जाता है, और जल वाष्प के बाद यदि अगर आप ध्यान दें तो जल वाष्प के बाद एरोसॉल आता है। ठीक, एरोसॉल, ठीक, एरोसॉल आता है। एरोसॉल या इसे हम लोग डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स कह देते हैं, या इसी को हम लोग धूल कण भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? धूल कण भी कह देते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि संगठन में क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़नी है वायुमंडल के। अब जब गैसीय आवरण आता है तो यहां पर गैस की बात करते हैं, तो यहां पर आपको गैस में जब आप आते हैं तो यहां पर स्थिर गैसें होती हैं, कुछ गैसें जो होंगी वो क्या होती हैं? स्थिर गैस कहलाती हैं। ठीक है, फिर यहां पर क्या आती है? अस्थिर गैसें। ठीक, अस्थिर गैसें। अब यहीं पर बात आती है कि साहब ये तो ठीक है कि स्थिर गैसें हो गई और अस्थिर गैसें हो गई। अब यहीं पर चीज आपको समझनी है कि स्थिर गैस हम किसे कहेंगे और अस्थिर गैस किसे कहेंगे, क्योंकि अस्थिर का मतलब क्या हुआ? मैं अस्थिर हूं, मैं स्थिर हूं। आप अपने समाज से, अपने रहन सहन से ही चीजों को जोड़िए और समझिए कि जब मैं अपनी बात करता हूं कि मैं स्थिर नहीं हूं भैया,
मेरे सामने मेरा दिमाग स्थिर नहीं है, इस समय मैं अनस्टेबल हूं, यही बातें हम लोग करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि ऐसी गैसें जिनके परसेंटेज में वृद्धि और घटाव होता रहता है, ठीक है। अब यहीं पर यदि हम थोड़ा सा इसको देखें तो यहां पर चीजें हमें यह समझनी होगी कि ऐसी गैसें, अब यहां पर हम लोग गैस को लेते हैं और गैस से समझने की कोशिश करते हैं कि गैस से कैसे आपको समझना है। दो आयाम थे, स्थिर गैसें, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया स्थिर गैस, और दूसरा अस्थिर, ठीक, अस्थिर। अब यहां से आप इस चीज को समझिए, अस्थिर गैस, ठीक है। तो अस्थिर गैस से जब आप चीजों को समझेंगे तो आप इसे समझिए। स्थिर का मतलब क्या है, ऐसी गैसें, क्या है, ऐसी गैसें जिनके, ठीक, ऐसी गैसें जिनके प्रतिशत में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर गैस से कहेंगे। अर्थात वो कांस्टेंट होती हैं, उनके किसी भी प्रकार से उनके प्रतिशत में वृद्धि नहीं होती है, ठीक। अस्थिर गैसें किसे कहेंगे, ऐसी गैसें जिनके प्रतिशत में वृद्धि और कमी होती रहती है, और कमी निरंतर होती रहती है। क्या होती रहती है, निरंतर होती रहती है, ठीक है, होती रहती है, ठीक है। अब जब निरंतर इसके में वृद्धि और कमी होती रहेगी तो ये क्या हो जाएंगी, अस्थिर गैसें हो जाएंगी। ये कैसी गैसें हो जाएंगी, स्थिर गैसें हो जाएंगी। यदि हम इसका उदाहरण लें स्थिर गैसों का, तो आपको यहां से यह समझ में आएगा कि स्थिर गैसों में अब कौन कौन सी गैसें आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से यह समझिए कि स्थिर गैसों में आपकी कौन कौन सी गैसें हैं। तो सबसे पहले यदि हम स्थिर गैसों का देखें तो आपको पता है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ट्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक, आर्गन। ये गैसें कैसी हैं, ये गैसें स्थिर गैसें हैं, क्योंकि यदि हम इनके प्रतिशत की बात करें तो 78.1%, 20% इसमें 20.9% और 0.09% आर्गन का। ये गैसें कैसी हैं, इनके प्रतिशत में, एक मिनट रुकिएगा, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लिख गया और नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लिख गया, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं, ये है 20% ऑक्सीजन, 20.9%, 78.01% आपकी नाइट्रोजन है। तो इसके यदि हम देखते हैं प्रतिशत में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। यदि इनके प्रतिशत और कमी होने लगेगी तो ग्लोबल वार्मिंग का पूरा इफेक्ट पड़ने लगता है यहां पर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ के रखनी। अब अस्थिर गैसों की बात करें तो ये क्या हो जाएंगी, परिवर्तनशील हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम यहीं पर बात करें तो CO2 हो गई आपकी, ओजोन हो जाएगी आपकी, या हाइड्रोजन हो जाएगी आपकी, ठीक है, हाइड्रोजन है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब यहीं पर अस्थिर गैसों में यदि हम देखते जाएं एक के बाद एक, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ओजोन नहीं लिखा, ओजोन हो गई, ठीक है, ओजोन हो गई, तथा अन्य ETC, अन्य गैसें जो होती हैं वो इनके साथ मिल गई, तो ये कैसी गैसें हो जाएंगी, अस्थिर गैसें। मतलब कि इनमें स्थिरता नहीं होती है, ये तापमान के अनुसार, वायुमंडल के अनुसार बढ़ती और घटती रहती हैं, इनका कांस्टेंट लेवल नहीं है, ठीक है।
अब चीजें यहां पर आपको और ये समझनी होगी कि इनके बढ़ने और घटने से क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपको अब पता चल गया कि कौन कौन सी गैसें हैं जिनसे आपको जो परिवर्तनशील हैं और स्थिर गैसें हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें परिवर्तनशील गैसों में, ठीक है, पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा परिवर्तनशील गैसें, ठीक है, परिवर्तनशील गैसें या अस्थिर गैसें, ठीक है। अब परिवर्तनशील गैसों में हम सबसे पहले यदि CO2 को लेते हैं कि CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे हमें प्रभावित करती है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, निरंतर प्रश्न आपसे बनते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें अब चीजें समझनी होगी। अब आप सपोज करिए कि ये आपकी पृथ्वी है, क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी। अब पृथ्वी को ऊर्जा कहां से मिलती है, यहां से प्रश्न सोचना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। अब ये आपका सूर्य है, ठीक, ये सन हो गई, ये अर्थ हो गया। सूर्य से जो ऊर्जा आपको मिलती है, मतलब कि पृथ्वी को जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण, ठीक ठीक, इसे क्या कहेंगे, सौरीय विकिरण, ठीक है, विकिरण, ठीक, सोलर रेडिएशन, ठीक। तो सोलर रेडिएशन से जो आपको ऊष्मा मिलती है उससे क्या होगा, पृथ्वी के ताप में, अब देखते जाइएगा, पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी, ताप में वृद्धि होगी, ठीक है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी या सोलर रेडिएशन मिलेगा। और ये कब मिलता है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी। अब यहीं से कनेक्ट करिए कि सौर विकिरण आपको कब मिलता है, दिन में मिलता है। तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी दिन के समय में, ठीक है, दिन के समय में। अब यहां पर यदि और थोड़ा सा इसे क्लासिफाइड करें, इसको और तोड़ें, दिन के समय में यदि यहां पर दिन की बात करें तो यहां पर और यदि हम तोड़ें तो 6 माह की गर्मी हो गई, ठीक, 6 माह हम क्या कहते हैं, ठंड हो गई, ठीक। तो ये क्या हो गई, आपकी गर्मी का टाइम हो गया और ये आपका हो गया ठंडी का टाइम, ठीक है। अब यहां पर यदि आप चीजें समझे कि 6 माह हमें गर्मी होती है, 6 माह ठंड होती है, और ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना, बसंत वसंत अभी साइड में रखिएगा, ठीक। तो जो आपके 6 माह का समय होता है तो सोलर रेडिएशन क्या होगा, आपको पर्याप्त रूप से प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहां पर चीजें आपको यह समझना है कि जो गर्मी का समय होगा, ठीक, गर्मी का टाइम होगा, उसमें क्या होगा, सौरीय विकिरण, सौरीय विकिरण, ठीक, आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, कब, गर्मी में, ठीक, विकिरण पर्याप्त मात्रा में, ठीक, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। अब जब पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का तापमान जो होगा वो पृथ्वी के तापमान को यदि हम ध्यान दें तो यहां पर गर्मी के समय में पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी दिन के टाइम में, पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी दिन के समय में, वृद्धि होगी दिन के समय में। अब दिन के समय में, ठीक है, दिन के समय में पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी। यदि हम कहें, यहीं पर यदि आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा तापमान पृथ्वी में किस समय होता है, तो कई लोग कहते हैं रात के 12, सुबह के, दिन के 12 बजे। ऐसा नहीं है, सर्वाधिक ताप की जब बात होती है तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा तापमान लगभग 2 PM के आसपास होता है, ठीक।
इस समय सौर विकिरण क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और इस समय सूर्य का ताप आपको सबसे ज्यादा लगता है। 2 बजे के पास गर्मी में निकलने की कोशिश करिए, उस समय सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है पृथ्वी का हमारे। ठीक है, तो यहां पर सौर विकिरण से आपको दिन में ताप मिला, ठीक है, दिन में ताप में वृद्धि हो रही है। लेकिन यदि शाम की बात करें तो क्या शाम में सौर विकिरण से आपको तापमान में वृद्धि होती है? नहीं होती है। उस समय क्या हो जाता है, तापमान में वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि सौर विकिरण आने का ताप जो प्रोसेस है वो धीरे 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 शाम के टाइम पे कम होने लगता है, तो आपको शाम के समय में थोड़ा सा ठंडक फील होने लगती है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, ठीक, यहां पर बात करते हैं कि ये तो सौर विकिरण की बात हो गई हमारी। ठीक, दिन के समय में हमें सौर विकिरण प्राप्त हो रही है। ठीक, अब यहीं पर यदि हम बात ये करें कि पृथ्वी तो रेडिएशन करती है ठीक, तो क्या होगा, पृथ्वी भी रेडिएशन करती है। अब आपको यहां से समझना होगा, पृथ्वी भी क्या करती है, अपनी ऊर्जा को क्या करती है, अनंत आकाश में छोड़ती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, भौमिक विकिरण कहते हैं। ठीक, पृथ्वी अपनी ऊर्जा जो आकाश में छोड़ती है, यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो पृथ्वी भी अपनी ऊर्जा आकाश में छोड़ती है, क्योंकि दिन में तापमान उसने ग्रहण किया, और रात्रि में पृथ्वी क्या करती है, रात्रि के समय, अब यहीं पर लिखिएगा, रात्रि के समय पृथ्वी अपनी ऊर्जा या ऊष्मा को निकालती है। ठीक है, एकदम गांव की भाषा में समझते चलिएगा। जब यह ऊर्जा अपने से बाहर निकालेगी तो पृथ्वी से जो तरंगे निकलेंगी, वो तरंगे क्या कहलाएंगी, पृथ्वी से जो तरंगे निकलती हैं उसे हम कहते हैं भौमिक विकिरण। क्या कहते हैं, भौमिक विकिरण। याद रखिएगा, जो सूर्य से ऊर्जा आपको मिलती है वो सौरिक विकिरण होती है। जो पृथ्वी रात्रि के समय में ऊर्जा रिलीज करती है उसे हम भौमिक विकिरण कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए, जब रात्रि के समय में पृथ्वी अपनी ऊर्जा को मानते हैं कि ये अर्थ है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को आप लोग समझते हुए चलेंगे तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आसानी से अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ये आपका अनंत आकाश है। ठीक है, इसे हम आकाश मान लेते हैं। ठीक है, आकाश है। अब यहां से पृथ्वी रात्रि का टाइम है, यहां याद रखिएगा ये रात्रि का समय है। ठीक, अब क्या होगा, रात्रि के समय में सोलर रेडिएशन नहीं प्राप्त होगा, तो क्या होगा, भौमिक रेडिएशन होता है। क्या होगा, यहां से भौमिक रेडिएशन होगा। ठीक है, भौमिक विकिरण निकलेगी, भौमिक विकिरण। ठीक है, अब जब भौमिक विकिरण निकलती है तो यहां से क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में कमी आएगी। जब भौमिक विकिरण निकलेगी तो पृथ्वी के तापमान में कमी आएगी। अब यहीं पर प्रश्न बनता है कि भाई साहब ये निकलती क्यों है? मेरे दिमाग में तो नहीं आया कि भौमिक विकिरण निकलेगी क्यों, क्योंकि जब ऊर्जा उसने ग्रहण की है, ऊष्मा उसने ग्रहण की है, तो उसे रिलीज भी तो करेगा। आप खाना खाते हैं तो आप फ्रेश भी तो होते हैं, क्योंकि जो आपने ग्रहण किया है उसको बाहर भी तो निकालना है। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कि भौमिक विकिरण सब कुछ आपके जीवन में है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो भूगोल को आप अपने जीवन से कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो एक एक चीज को आप लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, जब बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है तो वो भी बाहर निकल जाता है, कई बार ऐसा होता है ना, कि प्यार भी बहुत ज्यादा कहते हैं पचा नहीं पाते हैं हम लोग। ठीक, तो लड़ाई के माध्यम से, एक दूसरे से ब्रेकअप के माध्यम से ये भी निकलता रहता है।
तो संबंधों में भी विच्छेद होता है, वैसा ही विच्छेद इसे समझ के चलिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो भौमिक विकिरण क्या हो गया कि यहां से पृथ्वी अपनी ऊर्जा में कमी कर रही है, उसके तापमान में कमी हो रही। यदि यहां पर कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कोई अवरोध नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि आपको समझना है पहले, फिर उसके बाद अवरोध पे आएंगे तो अच्छे से चीजों को आप समझ पाएंगे। ठीक, अभी अवरोध नहीं है तो ये कहां चली जा रही है भौमिक विकिरण? अनंत आकाश में चली जा रही है, अनंत आकाश में चली गई। जब अनंत आकाश में निकल गई तो यहां से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पृथ्वी का तापमान अब अनंत आकाश की तरफ जा रहा है। जब अनंत आकाश में जाएगा तो तापमान में कमी आती जाएगी। और यदि आप ध्यान देते होंगे तो मॉर्निंग के 3 बजे आपको क्या होता है कि इस समय आपका तापमान में बहुत कमी हो जाती है और आराम से हम गर्मी के टाइम पे 3 बजे तक यदि एसी कूलर नहीं भी चल रहा तो फैन की हवा में ही सो जाते हैं, क्योंकि तापमान तब तक ठंडा हो जाता है। ठीक, भौमिक विकिरण के माध्यम से। इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों की? ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करते चलिए कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, हम लोग देख के फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब इसके बाद यदि हम कहें तो आपको एक चीज और बता दूं, जो आपकी साइंस कहती है कि जब कोई वस्तु बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो जब कोई वस्तु बहुत ज्यादा गर्म करती है, ये फिजिक्स में आपका लॉ है। ठीक है, तो उस पे आप देखेंगे जब कोई वस्तु ज्यादा गर्म इन द सेंस में कहा जाना चाह रहा हूं, सूर्य क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो सूर्य के जो तरंगे आती हैं वो तरंगे कैसी होती हैं? लघु तरंगे होती हैं, क्योंकि उससे जो तरंगे निकलती हैं गर्म चीज से वो क्या होती हैं? शॉर्ट वेव्स होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि शॉर्ट वेव्स कैसे होती हैं सूर्य से आने वाली तरंगे? तो जो सूर्य का तापमान है, तापमान क्या है सूर्य का? बहुत अधिक है, सबसे पहली बात। और जो बहुत अधिक तापमान वाली वस्तु होती है उससे जो तरंगे निकलती हैं वो तरंगे कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। ठीक है, वो तरंगे कैसी होंगी? छोटी होंगी। और जब तरंगे छोटी होती हैं तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? शॉर्ट वेव्स। ठीक, छोटी तरंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। एक स्टेप इसमें और बढ़ गया कि सूर्य से जो निकलने वाली तरंगे आती हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं? शॉर्ट वेव्स। ठीक है, जो पृथ्वी से भौमिक विकिरण निकलती है उसको हम लोग कह देते हैं लॉन्ग वेव्स। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ठंडी है और पृथ्वी से जो तरंगे निकलेंगी वो तरंगे कैसी हो जाएंगी? बड़ी तरंगे निकलेंगी। और जब बड़ी तरंगे निकलेंगी तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्ग वेव्स। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी उससे निकलने वाली तरंगों की लंबाई उतनी ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, और जो वस्तु जितनी ज्यादा ठंडी होगी उससे निकलने वाली तरंगों की लंबाई उतनी ज्यादा बड़ी होती है। क्लियर हो गया? अब यहीं से यदि हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो यहां से आपको यह समझने को मिलेगा कि चीजें अब कैसे होनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे यदि चलें, ठीक, तो यहां पर हम कहते हैं कि अब CO2 की भूमिका क्या थी, क्योंकि CO2 की बात हमने अभी की थी आप लोगों से। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये पृथ्वी है, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अर्थ हो गई, ये आपका सन हो गया या सूर्य हो गया। अब यहां से चीजें आप समझते हुए चलिएगा तो आपको और आसानी से चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करते। लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो लॉन्ग वेव्स और शॉर्ट वेव्स का कंफ्यूजन मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का समाप्त हो गया होगा। फिर भी है कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं अर्थ की, ठीक है, तो यहां पर अब हमने बात कही कि CO2 यदि हो, वायुमंडल में CO2 हो, ठीक है, ये CO2 है, इसको हमने कह दिया ये वायुमंडल में CO2, मतलब पृथ्वी के ऊपर CO2 का आवरण है। क्या है? पृथ्वी के ऊपर, क्या, इसे नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी के
ऊपर CO2 का आवरण है, आवरण है। अब यहां से समझना होगा कि CO2 का आवरण है, तो आखिर अब क्या होगा? ठीक है, ठीक। अब यहां से क्या होगा कि CO2 जो शॉर्ट वेव्स हैं, लघु तरंगे हैं, उनको तो पृथ्वी में प्रवेश करने देती है। क्या करने देती है? CO2 लघु तरंगों को पृथ्वी पर आने देती है, पृथ्वी पर आने देती है, आने देती है। ठीक है, अब इसने आने दिया लघु तरंगों को, मतलब हम ये बात करें लघु तरंगों की, जब हम बात कर रहे हैं तो सौरीय विकिरण को तो आने देती है। ठीक है, अब यहीं से आपका ये दिमाग पूरा खुलना चाहिए। सौरीय विकिरण, ठीक है, ये क्या है? सौरीय विकिरण है, इसको तो पृथ्वी में आने दे रही है, सौरीय विकिरण को तो पृथ्वी में आने दे रही है। लेकिन अब यहीं से पूरी कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होगा। अभी मैंने लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे क्यों बताई आप लोगों को, यह आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि जो सूर्य की तरंगे हैं वो क्या होती हैं? शॉर्ट वेव्स होती हैं। ठीक है, और जो तरंगे लॉन्ग वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो पृथ्वी की भौमिक विकिरण होती हैं, वो क्या होती हैं? लॉन्ग वेव्स होती हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया? लघु तरंगों को तो आने दिया। अर्थात यहां पर यदि आप लोगों से पीटी में पूछा जाए कि CO2 किन तरंगों के लिए पारगम्य है, तो यहां पर आपका जवाब होगा कि लघु तरंगों के लिए CO2 पारगम्य है। मतलब यहां लघु तरंगों के लिए CO2 क्या है? पारगम्य है, पारगम्य। ठीक, पारगम्य से मतलब क्या है? ये पार कर जाएगी। ठीक है, अब दीर्घ तरंगों की बारी आएगी, मतलब कि अब किसकी बारी आ रही है दीर्घ तरंगों में? आप ये समझिए, इसको हम क्या कहते हैं? भौमिक विकिरण। क्या कहते हैं? भौमिक विकिरण। अब भौमिक विकिरण की जब बात हम करते हैं तो यहां आपको समझना होगा, इसने क्या कहा कि दीर्घ तरंगों के लिए, मतलब यहीं पर हम बात करें दीर्घ तरंगों के लिए, दीर्घ तरंगों के लिए CO2 अपारगम्य है, अपारगम्य है, अपारगम्य है। अर्थात मतलब कि दीर्घ तरंगे CO2 को पार नहीं कर सकती, अर्थात यहां पर ये इससे टकराएंगी और पुनः पृथ्वी पर आके गिर जाएंगी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? CO2 तरंगे जो हैं वो पृथ्वी पर टकराई और CO2 किससे इसे आप वहां पर बहुत खिचड़ी हो गई। अब आप इसको यहां समझ लीजिए कि ये तरंगे जो दीर्घ तरंगे निकली वो CO2 से टकराई, जो CO2 का पूरा छल्ले बने हुए थे, वायुमंडल बना हुआ था, वो टकराई और पृथ्वी पर पुनः वापस आ गई। ये आपका CO2 हो गया ना। ठीक, ये आपका CO2 हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई। अब CO2 से टकराई और CO2 से टकराने के बाद पृथ्वी पर वापस आ गई। अर्थात अगर हम यहां बात करें कि पृथ्वी के तापमान को, पृथ्वी का तापमान यहां से कम नहीं होने पाया, अर्थात पृथ्वी के तापमान, पृथ्वी का तापमान में कमी नहीं हुई, कमी नहीं हुई। ठीक है, अब आप यहां से समझिएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम लोग। जब पृथ्वी के तापमान में कमी नहीं होगी, ठीक है, जब बाहर नहीं निकलने पाएगा तापमान, तो यहां से चीजें क्या हो जाएगा कि अब यहां पर इसी तापमान में तापमान ग्रहण कर लिया गया है, बाहर तापमान नहीं जा पा रहा है। कहां नहीं जा पा रहा? अंतरिक्ष में तापमान नहीं जा रहा, तो पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, हो जाएगी।
पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब ये समझिए कैसे वृद्धि हो जाएगी कि जब ये तरंगे बाहर जा ही नहीं पा रही हैं CO2 के बादल। अब यहां पर एक चीज और आपको समझनी है कि यदि ये बादल और घने हो जाएं, CO2 और पूरी तरह से फैल जाए यहां पर, ठीक है, तो यहां पर समस्या क्या हो जाएगी कि जो ये बीच का स्पेस है यहां से तो ये निकल सकती है भौमिक विकिरण, लेकिन यदि इनके बीच में बहुत ज्यादा संघनन हो गया, ठीक है, CO2 का अत्यधिक मात्रा में संघनन हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तापमान में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। क्योंकि भौमिक विकिरण, जो ये आपकी भौमिक विकिरण है ना, ये भौमिक विकिरण, ठीक, भौमिक विकिरण जो है वो पृथ्वी से बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो पृथ्वी के तापमान में निरंतर क्या कर देंगी, वृद्धि कर देंगी। यदि यही तापमान, अब यदि हम ये कहें कि ये पूरी की पूरी भौमिक विकिरण आपके पृथ्वी से बाहर निकल जाए, तो सुबह का तापमान क्या हो गया था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, शाम का तापमान क्या हो जाएगा, रात्रि का -100 डिग्री टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम आपने क्या किया, ऊष्मा को अवशोषित किया है, ठीक, रात के समय में उत्सर्जन किया है, ठीक। तो क्या हो जाता है कि तापमान में वृद्धि और कमी, मतलब कि यदि हम किसी भी ग्रह की बात करते हैं तो जब वहां पर CO2 की मात्रा नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा, जनजीवन सामान्य नहीं होगा। अगर यहां 100 डिग्री सुबह का रहा, दिन का तापमान, रात्रि का तापमान क्या हो गया, -100 डिग्री, ना जिंदा रह सकते हो ना मर सकते हो। तो रीजन क्या होता है कि अन्य ग्रहों में जो कहानी आती है कि तापमान में वृद्धि बहुत है, तापमान में रात के समय में वेरिएशन बहुत ज्यादा आता है, उसका रीजन क्या है, CO2 है उसका रीजन, कि जहां पर भी CO2 नहीं होगी वहां पर तापमान में क्या होगी, कमी और वृद्धि निश्चित रूप से चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि वायुमंडल में यदि हमारे क्या हो जाए, CO2 की 0.03% फिक्स्ड हो जाए, कितनी, 0.03% यदि CO2 की मात्रा फिक्स हो जाए तो पृथ्वी का तापमान निरंतर सामान्य रहता है। उससे क्या हो जाएगा, उससे किसी भी जनजीवन को कोई हानि नहीं होती है, ठीक। मतलब मानव जीवन के जीवन जीने योग्य स्थिति बनी रहेगी यदि तापमान इतना क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। तो यदि यह तापमान इतना स्थिर नहीं होगा, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भौमिक विकिरण को बाहर नहीं निकलने देगा, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। जब निरंतर वृद्धि होगी तो एक चीज और आपको समझना है कि यहां पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के तापमान निरंतर क्या हो जाएगा, गर्म होता जाएगा, पृथ्वी के तापमान में गर्म होता जाएगा, जिससे जब पृथ्वी के तापमान, पृथ्वी का ये है पूरा इसका तापमान, ये मान लीजिए कि ये वायुमंडल में फैले हुए हैं, ठीक है, ये पूरा बादल समझ लीजिए, ये किसका है, CO2 का। तो पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे क्या समझ में आता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब यहीं से समझना है, जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है तब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम लोग कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। यहां से किसी को कोई एक सिंगल डाउट हो तो वो मुझे बताए कि इसे क्या कहते हैं। जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि होता क्या है कि पृथ्वी दिन में ताप को ग्रहण कर लेती है, लेकिन रात्रि में क्या करती है, भौमिक विकिरण के रूप में तापमान को बाहर छोड़ती है।
यदि वह बाहर नहीं छोड़ पाएगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग होगी और इसीलिए CO2 को क्या कहा जाता है? CO2 को क्या कह देते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहने लगते हैं। ठीक है, अब ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी मेरे अनुसार कि कैसे आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग होती है, CO2 को आप लोग ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुआ। अब अगर आप इसी को थोड़े से एग्जाम्पल से यदि आप समझना चाहें तो आप जहां पर भी आप फार्मिंग हो रही हो वहां जाइएगा और वहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कांच के घर बने होते हैं। क्या होते हैं? कांच के घर बने होते हैं। ठीक, अब कांच के घर जो होते हैं उनका कारण क्या है कि भैया कांच के घर क्यों बना दिए? इसकी आवश्यकता क्या है? शीशे में तो कुछ भी बदलेंगे तो सब कुछ दिखेगा ही ना, तो कांच के घर की आवश्यकता क्या पड़ गई, है ना। और ये कहां पर होता है? कांच के घरों का इस्तेमाल कहां किया जाता है? जो ठंडे प्रदेश है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर, या शीत कटिबंध के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक, और जो शीत कटिबंध के क्षेत्र होते हैं। अब शीत और शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र कहां पर होंगे ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर हम इसको छोटे से ग्लोब से, यहां से ग्लोब से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, कि यदि हम इसको देखें यहां पर तो ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र हो जाएगा? ये भूमध्य रेखा का क्षेत्र है। ठीक, अब भूमध्य रेखा के क्षेत्र में सूर्य का ताप निरंतर प्राप्त होगा 23.5 डिग्री तक उत्तर और 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ, दोनों में सूर्य तप की मात्रा क्या होती है? वैरी करती रहती है, ठंडी गर्मी होती रहती है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाने लगेंगे 23.5 डिग्री के ऊपर, लगभग 30 से 35 की तरफ, तो शीतोष्ण कटिबंध की तरफ आप लोग बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रीन हाउस गैस का नाम दिया गया उसका रीजन क्या है, अब उसे हमें समझना है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? कांच का घर बनाया गया। सूर्य तप की मात्रा, मतलब सूर्य तप की मात्रा इसके अंदर चली गई। अब इसको अभी हम लोग कई एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि कैसे आपके दिमाग में घुस जाए, जिस एग्जाम्पल से आपके दिमाग में चला जाए वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? मैंने बताया था आप लोगों को शॉर्ट वेव्स एंट्री कर जाती हैं। ठीक, क्या करेंगी? ये सूर्य है आपका, सूर्य की जो सौरीय विकिरण है, जो सोलर रेडिएशन है वो इसमें, ठीक है, सोलर रेडिएशन यहां पर प्रवेश कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट वेव्स होती हैं। ठीक है, शॉर्ट वेव्स होंगी, शॉर्ट वेव्स कांच के घर में प्रवेश कर जाएगी। परंतु आप यहां याद रखिएगा कि परंतु वर्ड जहां आ जाए, किंतु, परंतु, लेकिन जहां पर भी आ जाए, अब संशय उत्पन्न हो गया है। अब संशय का मतलब क्या है कि कांच का घर था, शॉर्ट वेव्स यहां पर पहुंच चुके हैं, मतलब कि यहां पर कांच के घर में तापमान में वृद्धि हो गई है, तापमान में वृद्धि हो गई। ठीक, अब हो गई है तापमान में वृद्धि। अब ये रिलीज कैसे होगा? दीर्घ तरंगों के माध्यम से। ठीक, तो इसके तापमान में, यदि हम कहें कि इसके तापमान में कमी कैसे आएगी, तो तापमान में कमी कैसे आएगी, में कमी की बात करते हैं तो यहां से दीर्घ तरंगे जब बाहर निकलेंगी तब तक तापमान में कमी आएगी। किससे आएगी? यहां से जब दीर्घ तरंगे, क्या दीर्घ तरंगे बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी तो इसके तापमान में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जब दीर्घ तरंगे बाहर निकलेंगी तब इसके तापमान में कमी आ जाएगी। लेकिन हम लोग अपनी थ्योरी पे चलते हैं, फिर से हम लोग समझते हैं
कि कांच के घर या CO2 का क्षेत्र क्या करता है, शॉर्ट वेव्स को तो ले लेता है लेकिन लॉन्ग वेव्स को बाहर नहीं जाने देता। तो जब यहां से दीर्घ तरंगे बाहर नहीं जाएंगी तो दीर्घ तरंगे क्या करेंगी, इसी पे टकरा के पुनः यहां पर वापस आ जाएंगी। जब पुनः वापस आ जाएंगी तो क्या होगा, ये वापस पुनः आ रही हैं सारी तरंगे, ठीक है। तो यहां के तापमान में वृद्धि बनी रहेगी, अर्थात तापमान मेंटेन रहेगा। और जब तापमान मेंटेन रहेगा तो यहां पर जो फल सब्जियां जिसकी भी खेती की जा रही है या यहां पर जो भी काम किया जा रहा है उसमें तापमान बाहर की अपेक्षा, कहां की अपेक्षा, ये बाहरी क्षेत्र है ना आपका, ठीक है, ये बाहरी क्षेत्र की अपेक्षा इस क्षेत्र में क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा। ठीक, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि शॉर्ट वेव्स यहां पर वर्क कर रही हैं लेकिन बाहर वो वर्क नहीं कर रही हैं, आई और भौमिक विकिरण के रूप में बाहर निकलेंगी। ठीक है, इसी रीजन से कहा गया है कि कांच का घर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रभावी हो जाता है। ठीक है, अब इसी को दूसरी तरह से समझिए कि आप लोग कार वगैरह गाड़ी वगैरह में जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग धूप में अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो क्या होता है, दीर्घ तरंगे बाहर नहीं निकल रही हैं, शॉर्ट वेव्स क्या हो रही है, उसके कांच के शीशे के द्वारा अंदर चली जाती। तो जब हम लोग गाड़ी बंद करके शॉपिंग करने जाते हैं उस समय क्या हो जाता है, हमारी कार का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ही हम कार में घुसते हैं और गेट खोलते हैं, भभक एक निकलती है, बहुत गर्म गर्म होता है। उस समय हम लोग क्या कहते हैं, एसी ऑन करो, एसी ऑन करो, एसी ऑन करो, तापमान को मेंटेन करिए। क्यों, क्योंकि दीर्घ तरंगे बाहर नहीं निकल पा रही हैं। जब कांच के घरों से दीर्घ तरंगे बाहर नहीं निकलेंगी तो ऊर्जा वहीं पर संरक्षित हो जाती है। जब संरक्षित हो जाएगी तो तापमान में निरंतर वृद्धि करेगी। वही चीज है कि जो CO2 होती है वो आपके घर में, अर्थात आपका घर क्या हो गया, पृथ्वी हो गई, आपकी कार क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। ऐसे समझिए, ये सब चीजें क्या हो गई, आपकी पृथ्वी। यहां पर शॉर्ट वेव्स तो एंट्री की लेकिन लॉन्ग वेव्स बाहर नहीं निकल पा रही, तो तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में वृद्धि होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। और उसी से क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस का कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए CO2 को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रीन हाउस गैस कह देते हैं। अब यहां पर बात आती है कि यह तापमान बाहरी तापमान से लगभग कितने डिग्री फ्लक्चुएट करता है। तो ये 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक, कितने, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके तापमान में वृद्धि रहती है। जैसे यहां पर मान लें कि यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो ये कांच के घर में तापमान कितना होगा, 5 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक, तो सामान्यतः ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, कांच के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यही रीजन है कि आप एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारे ग्रह हैं, यदि हम अपने ग्रहों पे थोड़ा सा जाएं तो आप अपने ग्रहों पर जब जाएंगे तो वहां पर क्या है, बुध है, ठीक है, बुध, शुक्र, ठीक, फिर क्या है, पृथ्वी है, फिर क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अब इसकी बात की कहानी हमें नहीं करनी है। ठीक है, अब यहां पर यदि हम ध्यान दें तो यहां पर सबसे ज्यादा तापमान किसका है, ठीक, बुध का होना चाहिए था। तापमान सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, बुध का होना चाहिए था। लेकिन बुध के तापमान ना होकर यहां पर किसका है, सबसे ज्यादा तापमान शुक्र का है। क्यों, क्योंकि शुक्र में CO2 की मात्रा पाई जाती है। अब शुक्र में जब CO2 की मात्रा पाई जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा कि तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी। अगर हम यहीं पर बात करें कि आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग में अभी मैंने कहा था 0.03% यदि CO2 होती है तो वो क्या हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल है।
यदि यही CO2 0.06% हो जा रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि होने लगेगी। यही चीज यदि यहां पर 0.02 हो, ठीक, 2% हो, फिर 3%, तो यहां पर तापमान में गिरावट है, ये सामान्य है, यहां पर तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसका मुख्य रीजन क्या है कि तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है, तो इसका मुख्य रीजन यदि हम देखें तो प्रदूषण के कारण वायुमंडल के तापमान में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। आप लोग ये चीजें अब मेरे हिसाब से अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद हम लोग अन्य क्वेश्चन पर, जब जलवाष्प पर कल हम लोग लेक्चर लेंगे पूरा अपना जलवाष्प पर, तो कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। जितना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितनी चीजों को तोड़ सकते हैं, तोड़ के समझ सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप लोग तोड़िए, चीजों को समझिए। और जिन बच्चों को अभी भी CO2 का रोल नहीं समझ में आया, ठीक है, तो जब इनका रोल ना समझ में आ रहा है फिर आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, फिर मैं इसको और भी तोड़ के आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को अब दिल्ली जाने के लिए या किसी अन्य बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास पर। चलिए, थैंक यू।